नमस्कार, मैं शुभम। और आज हम करेंगे द पंडित के मुख का सॉल्यूशन, जो कि इस सैटरडे संडे को होता। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 17 सेंटीमीटर दूर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, टीसीटी पूछ रहा है। टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम टीसीटी निकालना चाहें तो टीसीटी होता है हमारे पास डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से हमारे पास टीसीटी का लेंथ निकल करके आता है 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। देखो, 17 सेंटीमीटर यहां आ गया और 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, यानी कि 17 और 15 के साथ मिलकर के कौन ट्रिपलेट बनाता है? 17 और 15 के साथ मिलकर के 8 ट्रिपलेट बनाता है। दैट्स वाई 8 इज द आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी गतिशील पिंड की गति एस दूरी डी तय करती है, यदि वो समय टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, देखो अगर चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फिक्स्ड है। ठीक है ना, पहले लाइन से हम ये इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं कि डिस्टेंस फिक्स्ड है। डिस्टेंस अगर फिक्स्ड होगा तभी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, आगे अगर हम करें तो एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे में एक विशेष दूरी तय करती है। तो यहां से अगर हम देखें तो डी निकल कर कितना आया? अरे भैया, डी क्या होता है? 15 गुने 4, जो कि आया 15, 4 घंटे की एक विशेष दूरी। डी यहां से निकल करके आया 60, और 60 डी अगर निकल गया तो हम जानते हैं कि डी एस और टी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब किस ऑप्शन में एस और टी का प्रोडक्ट 60 के बराबर है? ऑप्शन डी में। अगर इधर टी लाएंगे तो एस और टी 60 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, मैं जो यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा और द पंडित का और जगह का आप सोल्यूशन देखिएगा और दोनों को मैच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि किसका सोल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई दोनों के बराबर में एक्स बराबर वाई बराबर 2। ठीक है ना, दोनों को 2 मान लीजिए। अगर हम दोनों को 2 माने तो हम देख सकते हैं कि देखो, एक्स वाई को अगर हम 2 माने तो हम जान सकते हैं कि पी क्यू आर तीनों का मान आपस में क्या हो जाएगा? तीनों का मान आपस में बराबर आ जाएगा। और वो कितना आएगा? 2/2 + 2, जो कि होगा 1/2। ठीक है ना, पी क्यू और आर का 1 बाई पी क्यू और आर का मान 1/2 आया। ठीक है ना, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो हम जान सकते हैं कि अगर पी क्यू और आर तीनों का मान 1/2 है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो तीनों को जोड़ने से अच्छा है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके किसी एक का मान निकाल लें। ठीक है ना, 2:4 प्लस 2 गुने पी का मान कितना है? 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 गुने 2/4 प्लस 2 6, ये जाएगा 2 बार में, जो कि आएगा निकल करके 1। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या को 153 से विभाजित करने पर शेषफल 22 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो, अगर 153 हम देख सकते हैं कि 17:9 153 होता है, तो इस केस में जो शेषफल होता है ना, वो बस इसको डिवाइड कर दीजिए। 22 को अगर हम 17 से डिवाइड करें, रेशियो 3/4 है। यदि यदि चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पी क्यू आर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें कहा गया है कि डी पैरेलल बीसी है, डीई और बीसी पैरेलल है, डीई और बीसी पैरेलल है। यहां क्या बोला गया है कि ए और इसी का जो ये है 3 और 4। ठीक है ना, हम जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल का जो हाइट, देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है एक ट्रायंगल का, उसके बेस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखो 3 और 4 है, यानी कि अगर ये टोटल यू कितना है? 7 टोटल है। ये 3 + 4 है, यानी कि एसी है 7। अगर हम क्या दिया है आगे? बी सी ई डी का क्षेत्रफल, बी सी ई डी का, यानी कि ये 120 है। ठीक है ना, ये 120 है। देखो, टोटल है एरिया इस ट्रायंगल का 7, यानी कि 49, 7 का स्क्वायर माइनस अगर हम इसमें से 9 घटा दें 3 का स्क्वायर तो ये आएगा 40। 40 का वैल्यू अगर 120 है, ठीक है ना, 40 का वैल्यू अगर 120 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो 40 का 3 गुना 120 है तो 49 का 3 गुना 147। ठीक है ना, और ये है पी क्यू आर के बराबर।
यही है पी क्यू आर। हमसे क्या पूछा है, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना, 7 4 11 12, जो कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक सम बहुभुज में 20 विकर्ण है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या देखो, किसी भी पॉलीगन के और डायगोनल का जो नंबर्स होता है क्या होता है, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स होता है, एनओडी इसको मैं लिखूंगा, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स, वो होता है n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है ना। जहां पे n क्या होता है, n साइड होता है, ठीक है ना, साइड ऑफ पॉलीगन। देखो इसके बराबर में हमें 20 लाना है। 20 कब आएगा, 20 हम जानते हैं कि एक 5 का मल्टीपल है, 20 5 का मल्टीपल है। या तो हमें ऑप्शन से वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है ना, या तो हमें n के जगह पे कुछ ऐसा रखना होगा कि वो 5 का मल्टीपल हो, या फिर n माइनस 3 में एक कहीं ना कहीं 5 आए। अगर हम एक की जगह पे 8 रखते हैं तो ये 8, 8 माइनस 3 5, 8 बिल्कुल रख सकते हैं, बटे 2, 8 5 40, बटे 2 20, ये सेटिस्फाइड कर गया, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 ए स्क्वायर, अगर इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a माइनस 1/a आएगा, ठीक है ना। अरे ये क्या है, a प्लस सॉरी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है, बटे b माइनस 1/b के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा है ये, ठीक है ना। बाहर निकालेंगे तो ये a माइनस 1/a आएगा और ये आएगा b माइनस 1/b, ठीक है ना। यहां से अगर हम देखें तो अगर a 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस है a, तो माइनस इसमें से a माइनस 1/a करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस से कैंसिल, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, 4ab, तो 4 a की जगह पे a है, एक है, और b की जगह पे cos है, 4 cos बटे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि होता है साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये निकल करके आया 4 cos बटे में साइन स्क्वायर, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, तो इसका मान निकल करके आया कितना, 4 cos बटे साइन स्क्वायर, और यहाँ पे साइन है तो इसका मान जानते हैं कि बस cos को साइन से रिप्लेस कर दीजिए, 4 साइन बटे में cos स्क्वायर निकल करके आएगा। और दोनों को क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा और 4 साइन नीचे आएगा, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो 4 से 4 काट दीजिए, cos क्यू बटे में साइन क्यू, जो कि होता है cot क्यू के बराबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखो अब ये क्वेश्चन है, x बराबर √3 + 1 बाई √3 - 1 एंड y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस y बाई x। देखो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से हमें इतना बस इतना हम देख सकते हैं कि x/y जो आ रहा है वहां ये एक आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों x और y एक दूसरे के इन्वर्स है, अब किसी भी दो यूनिवर्स चीजों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ से बस ये देख लेंगे हम कि x y यहाँ से निकल करके क्या आया, एक आया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब हम बस x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का मान निकालेंगे। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा कितना, x y, ऊपर में आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि x y कितना है, एक, x y एक है, बस x y को यहाँ से मिटा दीजिए, x y का काम पूरा हो गया, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और हम जानते हैं कि xy तो एक ही है, तो जब xy एक ही है तो xy लिखने से फायदा क्या, xy को ऐसे हटा दीजिए। देखो अब इतना इस चीज को हमें सॉल्व करना है। अब यहां से अगर हम दिमाग लगाएं तो हम जानते हैं कि अगर, एक मिनट, अगर इसमें हम दो ऐड कर देंगे, इसमें अगर हम दो ऐड कर देंगे तो ये दो और दो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें दो ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, जिसमें दो ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, और दो ऐड करने पर ऑप्शन सी ही है जो एक परफेक्ट स्क्वायर 16 बनाएगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, एक दुकानदार ने इसे 10% की दो क्रमिक छूट पर खरीदा, ठीक है ना। देखो 10% का दो क्रमिक छूट लगाइएगा तो टोटल आपको 19% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। अरे भैया 10 + 10 - 10 × 10 बटे 100, तो 19% का छूट मिलता है 10 और 10 का, ठीक है। यानी कि 500 रुपया, 500 का वो कितना किया, 100 - 19 यानी कि 81% पे खरीदा, ठीक है ना। आगे वो उसे परिवहन पर 45 खर्च किए, परिवहन पर वो 45 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है ना। ये आया, इसका टोटल क्या आया, सीपी। अगर यहां से हम इसको सॉल्व करें तो ये दो जो कैंसिल, 81 × 5
5 1 5, 405 और 45, 450, ठीक है ना। 450 रुपए में कोई सामान खरीद रहा है ये, ठीक है, और 360 में बेच दिया। अगर हम इसका रेशियो लें तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 5 रेशियो। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 यूनिट पर उसको 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी कि 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू होता है 20%, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक गोलार्ध को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन पर रखा गया है। परिणामी आकृति को नीले रंग से रंगना है। यदि पेंटिंग की दर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पेंटिंग की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये है एक सिलेंडर, ठीक है ना। अब इस पे एक गोलार्ध रखा गया है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो एक तो हम निकालेंगे इसका हम जानते हैं कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे का होगा 2 पाई आर एच, ठीक है ना। सॉरी, यहां से तो ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर थोड़ी होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सिर्फ नीचे वाला, ठीक है ना। ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पाई आर स्क्वायर आया, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच का हमें मान निकालना है। अब देखो 3 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है ना। यहाँ पाई कॉमन भी हम लेकर के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है, सिलेंडर ऑफ रेडियस 7, यानी कि ये 49 प्लस 2 गुने 22/7, आर कितना है 7, और एच कितना है, एच है कितना भैया, एच है हाइट 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से देख सकते हैं कि ये 7 बार में जाएगा, यानी कि 21 गुने 22 यहाँ आया, प्लस 7 से ये 7 कैंसिल, इसको लिख दीजिए 22 गुने 10, ठीक है ना। अब अगर हम यहां से 22 कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 21 यहाँ और 10 यहाँ, यानी कि 31, 22 गुने 31, और 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर के दर से खर्चा लग रहा है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यानी कि यूनिट देखो यूनिट पे 0 आएगा, उसके बाद 0 के बाद जो संख्या होगा 2 1 2, यानी कि 0 के ठीक पहले 2 आएगा, 0 के ठीक पहले 2 सिर्फ ऑप्शन डी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 2 ड्रम है जिनमें से प्रत्येक में पेंट पी और क्यू का मिश्रण है। ड्रम 1 में पी और क्यू का अनुपात 16:9 है, और ड्रम 2 का मिश्रण 5:3। देखो पी और क्यू है, ठीक है ना, पी और क्यू, इससे 5:3 में मिलाया जा रहा है, ठीक है। क्यू का अनुपात 16:9 है, ठीक है ना। अच्छा, ड्रम सॉरी, ये 5:3 में है, ठीक है। अगर हम इसमें क्यू का मात्रा देखें तो ये कितना होगा 9/25, 9/25 का फ्रैक्शन जो है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 36%, ठीक है। मिलाया जा रहा है 5:3 में, ठीक है ना, मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण पी और क्यू का अनुपात क्रमशः 11:9। अगर 11:9 को इसमें अगर हम क्यू की मात्रा देखें तो 9/20 होगा, और 9/20 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 45%, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा 45%। अब इन्हीं को मिलाना है, ठीक है। देखो 45 में से 36 गया 9, 45 में से 36 गया 9, यानी कि 3 का 3 गुना होता है 9, तो 5 का 3 गुना कितना होगा, 5 का 3 गुना होगा 15, और हम जानते हैं कि ये 45 जो है ये मिड की वैल्यू होती है, यानी कि 45 से छोटा है तो इसको हमें 45 से बड़ा लेना पड़ेगा, और बड़ा लेने के लिए 45 में 15 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 45 + 15 60%, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में क्यू का मात्रा जो है वो 60% है, और जब चेक करेंगे तो ऑप्शन बी ही है जिसमें 3/5 यानी कि 60% के बराबर है। ऑप्शन बी इज इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखो 30 संख्याओं का औसत 14 है, 30 संख्याएं हैं, इनका औसत 14 है, ठीक है ना, जबकि प्रथम 14 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 14 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 8 है, यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं, यदि तो 2 संख्याओं में से प्रत्येक का मान क्या है, ठीक है। देखो यहां से अगर हम डेविएशन देखें, देखो संख्या तो दोनों जगह बराबर है 14 14, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेविएशन देखें तो यहाँ +6 का है और यहाँ -6 का है, ठीक है ना, यहाँ +6 का है, यहाँ -6 का है, यानी कि टोटल डेविएशन 0 आ गया, और जब टोटल डेविएशन 0 आ गया तो दोनों संख्याएं हैं उनका भी औसत क्या होगा 14 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक दुकानदार 2 टीवी 25,000 प्रति टीवी पर बेचता है। पहले टीवी पर उसने विक्रय मूल्य पर, देखो टीपी और एसपी, कभी भी अगर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है ना, तो इस केस में सीपी पर हमेशा 25% का लाभ होता है। इतना नहीं, छोड़ दो, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। विक्रय मूल्य पर अगर 25%,
सॉरी 20% का लाभ हो रहा है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। यहाँ पे 5 यूनिट पे 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। आगे बोलता है और दूसरे पर उसे विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। क्या होती है? 25% की हानि, यानी कि 25% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/4। ठीक है ना? यानी कि इसको 4, तो विक्रय मूल्य पर अगर एक यूनिट 4 पर अगर 1 यूनिट का हानि हो तो इसको हमें 5 लेना पड़ेगा। ठीक है ना? देखो, टीवी, 2 टीवी 25,000 प्रति टीवी पर बेचता है, यानी कि दोनों टीवी का क्या है, यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों टीवी का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है। तो अगर हम एसपी बराबर करने जाए, ठीक है ना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 16:20 और ये आएगा 25:20। ठीक है ना? अगर हम यहां से देखें, तो +4 का यहाँ फायदा हो रहा है। ठीक है? और यहाँ -5 का घाटा हो रहा है, यानी कि +4 -5 -1 यूनिट का घाटा हो रहा है। किस पे? 16 और 25 41 पे। ठीक है ना? अब देखो 1/40 जो होता है, 1/40 जो होता है वो होता है 2.5% के बराबर। तो 1/41 2.5 से थोड़ा सा कम होगा, जो कि है ऑप्शन सी, 2.44। एक पतंग 60√2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और एक डोरी से बंधी है जो 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई 60√2 का √2 टाइम, जो कि होगा 120। अरे भैया 45 जब भी बनाए तो भुजाओं में जो रिलेशन होता है वो 1 √2 होता है। ठीक है ना? अगर 1 यूनिट का वैल्यू 60√2 है, 60√2 है तो √2 यूनिट का वैल्यू √2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया 60:2 120। देखो, एक किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में करता है। एक किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में करता है। तो अगर 1/5 भाग 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना कर, एक बटा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 1/5 क्या होता है? 20% होता है। तो अगर 20% काम 20 दिन में कर रहा है तो 100% काम 100 दिन में करेगा, यानी कि ए 100 दिन में ये काम कर रहा है। ठीक है ना? बी देखिए, बी 30% काम 36 दिन में कर रहा है। 30% काम 36 दिन में कर रहा है तो 100% कितना है? यहां से हम देख सकते हैं 120 दिन में। ठीक है? आगे अगर हम सी पे नजर डालें, ठीक है ना, तो सी 80% काम 160 दिन में, यानी कि 2 गुना दिन ले रहा है। 80% 160 दिन में तो 100%, 80 का 2 गुना तो 100 का 2 गुना 200 दिन में। ठीक है ना? तो अगर हम जानते हैं कि इनका टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, तो टोटल इनका एलसीएम कितना होगा? 600। ठीक है? अगर हम इफिशियंसी की यहाँ से बात करें ए बी और सी की, तो इसका 6 निकल करके आएगा, इसका 5 निकल करके आएगा, इसका 3 निकल करके आएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया और एक दिनों तक काम किया। बी और सी यानी कि 5 यूनिट और 3 यूनिट, 8 यूनिट से ये, सॉरी 8 की एफिशिएंसी से ये एक दिन तक काम कर रहे हैं। काम छोड़ दिया और ए और सी ने शामिल हो गया, दोनों से शेष काम 1 से 41 दिनों में पूरा किया। यदि बी और सी द्वारा एक साथ काम और ए और सी द्वारा एक साथ किए गए काम के बीच का अनुपात 19:6 है। देखो, अरे भैया दोनों देखो, ए बी सी 19 और वो 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो अगर हम बी और सी की से बात करें तो ये 19/25 यूनिट काम करेंगे, 19/25 यूनिट काम करेंगे। ठीक है ना? तो 600 का अगर हम 19/25 निकालें तो ये कितने बार में जाएगा? ये 25 से 24 बार में जाएगा। ठीक है ना? ये 8 से 3 बार में जाएगा, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू निकल करके आया यहाँ पे 57। अब इसी क्वेश्चन को मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन लेकर के इतना लंबा इक्वेशन बना रहे हैं, जबकि ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, पता नहीं कौन कौन आजकल मैथ्स पढ़ा रहा है, इस चीज को लेकर के इतना लंबा सोल्यूशन इसका दे रहा है। अरे भैया, जब हम एक ही किसी भी एक चीज से हम इसका एक्स का मान निकाल सकते हैं। जब एक 57 आया तो क्या बोले, तो उसी काम का कितना भाग सी अकेले 2x दिनों में पूरा करेगा, सी अकेले 2x दिनों में पूरा करेगा। सी की इफिशियंसी कितना है? 3। ठीक है ना? एक 57 है तो 2x कितना होगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल काम कितना है? 600। ठीक है ना? 3 दूनी 6, यानी कि 6 से ये जाएगा 100 बार में। 57/100 कौन सा है? ऑप्शन ए, शायद दिख ना रहा हो यहाँ पे, 57/100 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर की बढ़त देता है। देखो, ए बी और सी 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मिनट की बढ़ा देता है, यानी कि ये अगर ये 200 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये 200 दौड़ रहा है, ठीक ना, तो ये 190 दौड़ रहा है। ठीक है? आगे क्या बोल रहा है? बढ़ा देता है, सी बी को 20 मीटर की बढ़ा देता है, सी बी को 20 मीटर की बढ़ा देता है, यानी सी जो है बी को, अगर सी 200 दौड़ रहा है तो ये 20 मीटर बढ़ा दे रहा है, यानी कि ये 180 ही दौड़ रहा है। ये
180 ही दौड़ रहा है, बस अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका रेशियो लेना चाहें तो हम जानते हैं कि 180 यहाँ पे है तो 180 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। सीबी को 20 ठीक है, ठीक है। और 200 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 200 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। बी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है, सी और ए को बढ़ा देता है तो वो है सी, जो ए को बढ़ा देता है वो कितना है, ठीक है ना। बी से हमें कोई मतलब नहीं, बी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो पहले तो एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, दो जीरो यहाँ खत्म कीजिए, दो से ये 9 बार में खत्म कीजिए। 19 नवा कितना होता है, 19 नवा होता है 171 होता है, ठीक है ना। और ये 200, तो कितने का बढ़ा दिया, 29 मीटर का, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। अब इसको सॉल्व करना है। 3:4, कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। 36 माइनस, देखो 36 माइनस 1/3 कितना होगा, 36 यहाँ होता है 108, 108 में से एक गया 107/3, ठीक है, प्लस 9/2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 से 3 जाएगा, 160/4, ठीक है ना, प्लस 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 18/4, जो कि आएगा 125/4। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है पी का क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि यहां से अगर हम पी निकालें तो 150 का क्यूब रूट कितना होता है, पी बराबर निकल करके आएगा 5, और क्यूब निकल करके आएगा, क्यू निकल करके आएगा 2। हमें पूछ रहा है पी माइनस क्यू, 5 माइनस 2, जो कि होगा ऑप्शन बी 3। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से चल रही पहली रेलगाड़ी की दोगुनी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करती है। देखो यहाँ पहली बात कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। अब यहां से हम देख सकते हैं कि 15 सेकंड यहाँ भी है और 15 सेकंड यहाँ भी है, 15 सेकंड यहाँ भी है, 15 सेकंड, यानी कि टाइम तो दोनों जगह कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। तो इस केस में जो डिस्टेंस और स्पीड होगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना। अब देखो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, T1 प्लस T2, ठीक है। ये 1 यूनिट के लेंथ की है, तो ये 1 प्लस ये इसकी 2 गुनी है, यानी कि टोटल 3 लेंथ की है, 3 यूनिट लेंथ की है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है स्पीड के क्या है, स्पीड के अनुक्रमानुपाती है। तो अगर हम स्पीड यहाँ से निकालना चाहें तो 150/15 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 यूनिट के वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी, तो अगर दोनों, इसमें तो दोनों का स्पीड कंबाइंड है तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, जो कि है 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। ऑप्शन गलत है, 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ देखो, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है 10 वर्ष में, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज पर वो धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 गुनी कितने वर्षों में, देखो 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो 1 यूनिट का ब्याज उसको मिल रहा है 10 साल में, और यहाँ कितने का ब्याज मिल रहा है, 2 यूनिट का। तो अगर 1 यूनिट का ब्याज उसको 10 साल में मिल रहा है तो 2 यूनिट का ब्याज कितने साल में मिलेगा, 20 साल में, जो कि है ऑप्शन बी। अब देखो यहां से अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएं तो सबको अगर हम ऐड करें, ठीक है ना, अगर हम सबको ऐड करें तो a प्लस बी प्लस सी निकल कर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी निकल करके आएगा 6 5 11 7 18 का आधा 9, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी 9 निकल करके आएगा, ठीक है। और ए बी सी का हमें इनवर्स रेशियो पूछ रहा है, 1/a 1/c 1/b 1/c, ये तो इनवर्स ही होगा। तो अगर हम एक देखें यहाँ से तो ए कितना निकल करके आएगा, a प्लस बी प्लस सी में अगर हम b प्लस सी घटा दें तो a निकल करके आ जाएगा, b प्लस सी कितना है 6, तो a निकल करके आया 3। b अगर हम बात करें तो a प्लस बी प्लस सी में से अगर a प्लस सी अगर हम घटा दें तो हमारे पास b निकल करके आएगा, और a प्लस सी कितना है 7, तो b निकल करके आएगा 2। तो अगर a रेशियो b है 3:2, हमें ए और बी का इनवर्स जानना है, जो कि होगा 2:3। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी ही है जो 2:3 के फॉर्म में है, बाकी सब 2:3 में नहीं है। आगे चलिए। 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के परिगत एक वृत्त का व्यास, देखो आर क्या होता है, अरे वृत्त का व्यास तो यही हो जाएगा ना, 61 ही हो जाएगा। देखो परिगत यानी कि सर्कम रेडियस की बात कर रहा है, सर्कम रेडियस
इसमें हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, h/2 होता है, तो वो आएगा कितना 61/2 यानी कि 30.5, और इसका हम डबल करेंगे तो 61 आएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर ये इन रेडियस पूछ जाता तो ये होता है p प्लस बी माइनस h/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में C 67 डिग्री तथा D 53 डिग्री है, C ये 67 डिग्री और D 53 डिग्री है, ठीक है ना। ए तथा बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ठीक है, ए और बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, तो एओपी यानी कि इस एंगल का मान देखो, ये वाला देखो, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में, जब भी किसी चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो दुनिया का, अगर इसके दो एंगल के समद्विभाजक मिलकर के जो एंगल बनाते हैं, मान लो क्यू, और ये एंगल है पी और ये एंगल है आर, तो हमेशा जो क्यू होता है ना वो होता है पी और आर के, पी और आर के एवरेज के बराबर, पी और आर के एवरेज के बराबर, यानी कि दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड करेंगे तो क्यू निकल करके आएगा। यानी कि अगर हम निकाल लें तो 53 और 67 का एवरेज, और हम जानते हैं कि किसी भी दो चीजों का एवरेज उनके बीच में ही लाई करता है, किसी भी दो चीज का एवरेज उनके बीच में ही लाई करेगा, और 53 और 67 के बीच में कौन सा है, सिर्फ 60 ही है। तो ये रहा आज का सोल्यूशन, आप मेरा सोल्यूशन और पंडित के बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन दिए, उनका सोल्यूशन जाकर के मिला लेना, फिर आपको पता चलेगा कि किसका सोल्यूशन कैसा है और किसका सोल्यूशन कितना एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।